जय हिंद प्यारे बच्चों, बूस्टर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। तो हमने देखा है कि जब भी सूखे बालों में कंघी करने के बाद से इसको कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो यह कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? फिर वैसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ें तो जो अंबर नामक पदार्थ होता है, जो अंबर है उसको ऊनी कपड़े से रगड़ दिया जाता है, तब भी यह छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। फिर वैसे ही प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से रगड़ दिया जाए तब भी इसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वैसे ही फिर कांच को रेशमी कपड़े से रगड़ दिया जाए तब भी यह वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। एमोनाइट को भी अगर बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाए तब भी यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। अब एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें क्या बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि अगर कांच के छड़ को अगर दो छड़ों को रेशमी कपड़े से रगड़कर उनको जब हम पास लेकर आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होने लगता है, यानी एक दूसरे को ढकेलने लगते हैं। वैसे ही अगर प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से रगड़कर इनको पास लाते हैं तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन एक कांच के छड़ को किससे रगड़ना है? रेशमी कपड़े से रगड़ना है। कांच के छड़ को रगड़ना है रेशमी कपड़े से और प्लास्टिक के छड़ को रगड़ना है ऊन से। जब इनको हम लोग पास लेकर आते हैं तब क्या होगा? इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में क्या हुआ था कि जब हम लोग कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़े थे तो जो कांच के छड़ थे दोनों ऋणावेशित हो गए थे, दोनों निगेटिव हो गए थे। तो जब सजातीय आवेश होते हैं, जैसे अगर समान आवेश है, अगर दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों निगेटिव बने थे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव बने थे तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो अगर सजातीय आवेश हैं तब क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और जब विजातीय आवेश होंगे, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को रगड़कर आवेशित करते हैं तो क्या होता है? या तो यह आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार से इस गुण के आधार पर, इस प्रभाव के आधार पर हम लोग आवेश की परिभाषा क्या बता सकते हैं कि आवेश का किसी वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। इस परिभाषा को लिख दे रहा हूँ। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखना है किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या देखे थे? जो प्रभाव देखे थे उसी के आधार पर परिभाषा बताए हैं। लेकिन इसके अलावा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के अलावा इसके अन्य प्रभाव भी होते हैं, पहले उसको समझ लिया जाए। जैसे जब कोई भी आवेश स्थिर होता है, यदि आवेश क्या है? स्थिर है। आवेश अगर स्थिर है तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर यदि आवेश गतिमान है, यदि यही आवेश अगर गतिमान हो जाए, अगर गतिमान हो जाता है तब क्या होगा? तब इसके आसपास विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी जब आवेश स्थिर रहता है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब वही आवेश एक समान चाल से गतिमान हो जाता है तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है।
इसके अगर और आगे बढ़े तो अगर आवेश त्वरित हो जाए यानी यदि आवेश का वेग या तो घट रहा हो या तो बढ़ रहा हो, उस स्थिति में क्या होता है, तीनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और इसके अलावा विकिरण भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, विकिरण उत्पन्न होता है। तो तीन प्रभाव देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं, यदि आवेश स्थिर है तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र होगा, इसके आसपास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और जब गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान है, तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन अगर यह त्वरित है, यानी इसका वेग या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और इसके अलावा विकिरण भी यानी रेडिएशन भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग दो गुणों के आधार पर परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा क्या लिखेंगे, दूसरी परिभाषा है कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने आसपास विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश के बारे में हम लोग समझ लिए। आवेश क्या होता है, तो दो परिभाषा हम लोग बता सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं, या किसी वस्तु का वह गुण जो अपने आसपास चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे आवेश कहते हैं। अब यदि आवेश नहीं होता तो जो आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं चार्ज भी नहीं हो सकता है, लाइट भी नहीं जल सकती है, कैमरा भी नहीं चल सकता है, जो फैन चलता है आपके घर में फैन भी नहीं चलेगा। इस तरह से आवेश की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कैसे होता है। वैसे तो हर वस्तु में आवेश होता है, सभी वस्तुओं में, सभी कण में आवेश होता है। जैसे ईश्वर कण कण में विराजमान है, उसी प्रकार से आवेश भी कण कण में विराजमान है। तो फिर सभी वस्तुएं आवेशित क्यों नहीं होती, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है। केंद्रीय भाग में क्या होगा, नाभिक होता है, और जो नाभिक होता है वह धनावेशित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। तो इस तरह से जो इसका नाभिक होता है वह धनावेशित होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब कोई उदासीन परमाणु की अगर हम लोग बात करें तो उदासीन परमाणु में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इस प्रकार से दोनों का प्रभाव निरस्त हो जाता है, और जो आवेश होता है वह जीरो महसूस होता है, यानी हमको लगता है कि वह आवेशित नहीं है। ऐसा कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं किसी परमाणु में 7 प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर कितना आवेश होगा, परमाणु के नाभिक में 7 प्रोटॉन है तो 7e आवेश हो गया। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो अगर प्रोटॉन की बात करें, 7 प्रोटॉन है तो 7e आवेश हो गया, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह माइनस में हो जाएगा 7e। अब इसका कुल प्रभाव कितना होगा, नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश 0 हो जाएगा। क्यों, +7 और -7 कितना होगा, 0 होगा। अब क्या होगा, जब हम लोग वस्तु को रगड़ते हैं, जब हम लोग वस्तु को रगड़ेंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाते हैं या तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब क्या होगा, यह समझा जाए।
तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चूंकि जो प्रोटॉन है वह नाभिक में होता है और वो नाभिकीय बल से बंधा हुआ होता है, इसलिए वो सुरक्षित होता है। मतलब हम लोग प्रोटॉन को ऐसे नहीं निकाल सकते, इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर कितना प्रोटॉन हो गया 7e प्लस 7e, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7 है, तो आवेश कुल कितना होगा प्लस 7e होगा। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो कुल आवेश होगा वह कितना होगा, ये हो जाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो -5e होगा। कितना होगा -5e होगा। अब इसको अगर हम लोग जोड़े या घटाएं तो क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को +2e मिलेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो परमाणु होता है वह धनावेशित हो जाता है। परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, तो जो वस्तु होगी वह भी धनावेशित होगी। अब यदि मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं, तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो जो प्रोटॉन का आवेश है वह तो इतना ही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्स्ट्रा वाले, जैसे 7 था पहले, 2 और आ गए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आवेश है वो -9e हो गया। कितना हो गया -9e। अब इसको अगर हम लोग जोड़ें तो कितना आएगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को -2e। क्या देख रहे हैं हम लोग, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण जो नेट आवेश होगा वह शून्य होगा। क्या होगा, नेट आवेश शून्य होगा। लेकिन यदि कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो जो परमाणु का नेट आवेश होगा वह पॉजिटिव में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो वस्तु धनावेशित होगी, जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे तो वस्तु ऋणावेशित होगी। निकालने पर धनावेशित और डालने पर ऋणावेशित होता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग को देखना है आवेश के प्रकार। तो सबसे पहले विलियमसन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। वो किसने बताया था, यह बताया था विलियमसन ने। विलियमसन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। उन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था। उसके बाद से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेशकों का नामकरण किया। क्या किया, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नामकरण किया। नाम क्या दिया, एक आवेश को बोल दिया पॉजिटिव, दूसरे को निगेटिव, यानी एक आवेश धनावेशित होता है और दूसरा आवेश ऋणावेशित होता है। इसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्या होगा, वस्तु धनावेशित होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वस्तु ऋणावेशित होगा। तो चलिए, अब जो नाम इसमें दिया गया है पॉजिटिव और निगेटिव, इसका भी रीजन है। कोई और भी नाम दिया जा सकता था, अल्फा बीटा बोल सकते थे, एक्स वाई बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नाम नहीं दिया गया। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नाम देते तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव का बोध नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि जब भी, जैसे अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो 2 द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन इसमें देखा गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 2 आवेशों को मिला देते हैं तो आवेश बढ़ने के बजाय घट जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यही है कि एक आवेश हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों घट जाएं। तो इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जोड़ने पर, यानी आवेशों को मिलाने पर क्या होता है, आवेश की मात्रा घट भी जाती है, कभी कभी बढ़ती है और कभी कभी घटती है। तो बढ़ेगा कब, जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो टोटल आवेश बढ़ेगा, और जब असमान प्रकार के यानी विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो जो टोटल आवेश होगा वह घटेगा। तो इस प्रकार से 2 आवेश हैं, पहला आवेश है धनावेश और दूसरा आवेश है ऋणावेश। अगर धनावेश की परिभाषा लिखे तो क्या लिखेंगे, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, उत्पन्न आवेश को
उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। धनावेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग ऋणावेश की परिभाषा बताएं तो इसमें क्या लिखा जाएगा? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ऋणावेश कहते हैं। जो भी लिखने वाली बातें होंगी लिखता रहूंगा, आप भी साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। समझ में आ गया? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आवेश का मात्रक जानेंगे। तो सबसे पहले आवेश का कोई फार्मूला लिख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर, यानी जो विद्युत धारा होता है I बराबर, वो कितना होता है? Q/T के बराबर होता है। यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग को विद्युत धारा से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है Q से, यानी आवेश से मतलब है। तो यदि Q का मान निकाला जाए तो Q बराबर क्या मिलेगा? I × T। क्या होगा? Q बराबर होगा IT। अब यदि हम लोग को आवेश का मात्रक ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? Q का मात्रक बराबर होगा I का मात्रक गुणे T का मात्रक। Q का मात्रक बराबर क्या होगा? I का मात्रक गुणे T का मात्रक। चलिए लिखते हैं दोनों का मात्रक। I का मात्रक क्या होता है? I क्या है? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर होगा। इनटू T का मात्रक क्या होता है? T का मात्रक होता है सेकंड। क्या होगा? सेकंड होगा। तो इस प्रकार से जो विद्युत आवेश है उसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन इसी का एक एसआई पद्धति में छोटा नाम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं कूलाम। यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से हम लोग आवेश की बीमा ज्ञात करेंगे। तो आवेश की बीमा ज्ञात करने के लिए भी यहाँ पर क्या करना होगा? यही फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Q = IT। Q = क्या होगा? IT होगा। अब यदि Q की बीमा लिखनी हो, Q की बीमा बराबर क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग I की बीमा इंटू T की बीमा। I की बीमा क्या होती है? I की बीमा हो जाती है A। क्या होगा? कैपिटल A होगा। और T यदि समय की बीमा क्या होगी? कैपिटल T होगी। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर जो बीमा मिलेगा हम लोग को AT मिलेगा। AT। यदि इसी को अगर और विस्तार से दिखाना चाहते हैं तो बताइए इसमें यम की बीमा कितनी है? यम है ही नहीं, इसका मतलब इसमें यम की बीमा 0 है। ए की बीमा, हाँ एक चीज़ और, यल की बीमा भी लिखते हैं तो यल भी नहीं है तो इसमें यल की बीमा भी 0 हो गई। और फिर A × T लिख सकते हैं। ये हो गया किसकी बीमा? आवेश की बीमा हो गई। क्लियर है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है और बीमा होती है यम पे पावर 0 यल पे पावर 0 × AT। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कूलाम जो मात्रक मिला है उसको परिभाषित कैसे करेंगे। कूलाम को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो एक कूलाम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर एक कूलाम आवेश प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यदि 1 एम्पियर की धारा
1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो जो प्राप्त आवेश होगा वही क्या होगा, 1 कूलाम के बराबर होगा। तो 1 कूलाम की परिभाषा कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में प्राप्त आवेश 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम होता है। इस प्रकार से हम लोग 1 कूलाम की परिभाषा भी बता सकते हैं। 1 कूलाम की परिभाषा क्या होगी कि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में प्राप्त आवेश 1 कूलाम होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अन्य मात्रक भी हैं, जैसे एक मात्रक है ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर कूलाम से कंपेयर किया जाए तो जो 1 कूलाम आवेश होता है, 1 कूलाम आवेश वह 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻⁹ ESU। याद कैसे रखना है, जैसे हम लोग प्रकाश की चाल जानते हैं, निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, लेकिन इसमें क्या होगा 3 × 10⁹ होगा। थोड़ा सा मतलब 1 पॉइंट और इसमें बढ़ा देते हैं, यानी 1 घात और बढ़ा देते हैं। ये हो गया। एक और मात्रक होता है EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होगा इसका नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये दोनों ही मात्रक CGS पद्धति में है, MKS पद्धति में नहीं है, CGS पद्धति में है। और यह किसके बराबर होता है, तो जो 1 EMU है, 1 EMU वह किसके बराबर होगा, यह 3 × 10⁻10, 1 पॉइंट और इसमें बढ़ जाता है, 1 घात और बढ़ जाता है, इतने ESU के बराबर होता है, ESU के बराबर होता है। अब इसको भी हम लोग कूलाम से रिलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 1 EMU को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 EMU = 3 × 10⁻9 ESU और गुणे हो जाएगा 10। कर सकते हैं ना, 10⁻9 कर दिए और जो एक 10 बचा था उसको पीछे लिख दिए। अब इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो 3 × 10⁻9 ESU होता है वह किसके बराबर होगा, वह हो जाएगा 1 कूलाम के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 कूलाम के बराबर होगा और गुणे यहाँ पर बचा है 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 से अगर 10 में गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 10 कूलाम होगा, 10 कूलाम। यानी जो 1 EMU होता है, EMU वह किसके बराबर होगा, वह 10 कूलाम के बराबर होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग समझने वाले हैं आवेश के आधारभूत गुण के बारे में, जो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है वह है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसमें क्या हम लोग समझेंगे कि हम लोग पहले से देख चुके हैं कि जब भी सजातीय आवेश होता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब विजातीय आवेश होता है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों पॉजिटिव आवेश होंगे तब इनके बीच कौन सा कार्य करेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। उसके बाद से फिर यदि दोनों आवेश निगेटिव हैं तब भी इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब समान आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करेगा, जब असमान आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण कार्य करेगा। चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सजातीय आवेशों के बीच, नोट्स में लिखना है, सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण, आकर्षण नहीं क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा।
सजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, पहला अगर निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो विजातीय आवेशों के बीच कितना कार्य करेगा? विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर हो गया? समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब असमान आवेश होंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण। तो जैसा कि हम लोग ऊर्जा का संरक्षण पढ़े थे, उसमें क्या बताया गया था कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार जो आवेश होता है वह भी न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसी बात को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक या दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करते हैं। चलिए एक परिभाषा और भी हम लोग समझ सकते हैं इसी का। इस चीज़ को पहले समझिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो वस्तुएं थी, इस पर 10 कूलाम आवेश है, इस पर 5 कूलाम आवेश है। जब दोनों को टच कराया गया तो आवेश इसमें से इसमें चला गया, और अब जो ये वाली वस्तु है उसमें आवेश हो गया कितना? 8 कूलाम हो गया। 2 यूनिट इसमें घट गया है, और इसमें क्या होगा? 2 यूनिट बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 कूलाम। जब दोनों को टच कराया गया तो इसमें आवेश घटा है और इसमें आवेश बढ़ा है। टोटल आवेश पहले कितना था? पहले टोटल आवेश 15 कूलाम था, बाद में आवेश कितना हुआ? अब भी अगर जोड़ा जाए तो 8 7 15 कूलाम ही है। यानी अगर कोई निकाय है वो आपस में अगर टच कर रहे हैं तो किसी में आवेश घट सकता है, किसी में बढ़ सकता है, लेकिन जो टोटल आवेश होगा, जो कुल आवेश होगा, वह हमेशा नियत रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत होता है, नियत होता है। कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, यदि एक दूसरे में आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो किसी का आवेश घटेगा, किसी का बढ़ेगा, लेकिन जब टोटल जोड़ेंगे, पूरे सिस्टम का आवेश जोड़ेंगे, तो जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, आवेश की योज्यता, इसको जोड़ते कैसे हैं, कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आवेश अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो जो राशियाँ अदिश होती हैं उनका योगफल बीजगणितीय योगफल के अनुसार होता है, और जो राशियाँ सदिश होती हैं उनका योगफल हमेशा सदिश योगफल के बराबर होता है।
तो आवेश क्या है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है? आवेश अदिश राशि है, और जब अदिश राशि है तो इसका योगफल बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यदि किसी निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग को आवेशों को जोड़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको प्लस और माइनस का ध्यान देते हुए जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई निकाय है, यहाँ पर आवेश है Q1, कितना आवेश है? Q1 है। दूसरा आवेश है Q2, एक और आवेश है, ये मान लेते हैं -Q3 है। अगर इन सभी आवेशों को अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, जो टोटल आवेश Q होगा वह किसके बराबर होगा? वह हो जाएगा Q1 + Q2 - Q3, यानी जो पॉजिटिव होंगे उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो निगेटिव होंगे उसको निगेटिव लिखेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो Q होता है वह सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। क्लियर हो गया? यानी इसमें हम लोग को दिशा वगैरह नहीं देखना है, सीधे प्लस और माइनस का ध्यान देते हुए जोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला गुण देखा जाए। हाँ, इसका चौथा गुण है वेग पर निर्भरता, यानी आवेश कण के वेग पर निर्भर करेगा या नहीं, यह हम लोग को समझना है। तो आवेश जो होता है वह वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश कण के वेग पर वेग पर निर्भर नहीं करता है। कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। हो गया? तो जब कण के वेग पर निर्भर करता ही नहीं है तो इसको बताने की क्या जरूरत थी, जिसको समझा जाए। जैसे किसी कण का आवेश गुण है, उसी प्रकार किसी कण का एक और गुण होता है द्रव्यमान। किसी कण में द्रव्यमान भी होता है, जैसे आवेश होता है वैसे द्रव्यमान भी होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वह वेग पर निर्भर करता है, और उसके लिए एक समीकरण भी बनाया गया है। m = होता है m0 अपान √1 - v²/c²। मतलब यदि किसी कण का विराम द्रव्यमान m0 हो तो इस समीकरण के अनुसार उसका द्रव्यमान बदलता है, जहां v क्या है? कण का वेग है, और c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। हो गया क्लियर? यानी जो द्रव्यमान होता है वह तो वेग पर निर्भर करता है, लेकिन जो आवेश है वह वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गुण देखा जाए। तो सबसे मेन गुण यह है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यानी हमेशा इसके मल्टीपल के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु पर या तो आवेश इतना होगा, या तो इसका डबल होगा, या तो ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, 5 टाइम होगा। मतलब कभी भी इस आवेश का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिखेगा। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश 3.5 नहीं हो सकता है, 4.5 नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता, इस प्रकार के आवेश नहीं होंगे। जो भी आवेश होंगे इसका या तो 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश की क्वांटा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आवेश की क्वांटा। क्वांटा क्या होता है? किसी भी चीज का न्यूनतम पार्ट, यानी जिसको हम लोग और अधिक विभाजित न कर सके। ये क्या हो गया? आवेश का क्वांटा होता है इतना। और इसको हम लोग अगर E मान लें, यानी अगर E = लिखा जाए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो इसको क्या बोला जाएगा? आवेश का क्वांटा है। और ये किसके बराबर है?
तो ये धना मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आवेश के बराबर है। हम लोग देख भी चुके हैं कि किसी भी परमाणु में या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इसको डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या तो एक निकालेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इतना आवेश उत्पन्न होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका डबल आवेश उत्पन्न होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका ट्रिपल आवेश उत्पन्न होगा। कभी भी हम लोग 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं या किसी परमाणु में 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं। तो जो भी आवेश होगा इसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो किसी वस्तु पर आवेश किस रूप में हो सकता है? Q इजकल टू हो सकता है या तो प्लस E या माइनस E, या तो प्लस 2E या तो माइनस 2E। इसी प्रकार प्लस माइनस 3E हो सकता है। इसी प्रकार फिर प्लस माइनस 4E हो सकता है। ये जनरल फॉर्म हो गया। इसी को अगर हम लोग जनरल रूप में लिखें, सामान्य रूप में लिखें, तो Q इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस NE। क्या होगा? Q इजकल टू प्लस माइनस NE होगा। जहाँ पर n क्या है? n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोई भी इंटीजर होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। निगेटिव बस नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों संतुलित हैं यानी बराबर संख्या में हैं तो n का मान 0 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो n का मान 1 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो n का मान 2 होगा। समझ गए? चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु से 200 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। किसी वस्तु से 200 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। उस वस्तु पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। n का मान कितना है? n का मान है 200। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 200 हैं। और E की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है E का मान। अभी हम लोग देखें कि Q इजकल टू होता है NE। प्लस और माइनस दोनों नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ Q इजकल टू NE पर सवाल लगाएंगे, उसके बाद से देखेंगे प्रकृति क्या है इसकी। तो Q का मान अगर देखना है तो n का मान कितना है? 200 है। n का मान कितना है? 200। E का मान कितना है? E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से अगर 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू, इसमें अभी 100 बचा हुआ है यानी 10 पे पावर 2 बचा हुआ है। उसका गुणा अगर हम लोग इसमें कर दें तो 10 पे पावर -19 था और प्लस 2 और मिल गया। जो 2 0 दिख रहा है वह 10 पे पावर 2 है। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम होगा। इतना कूलाम होगा। अब देखना कि प्रकृति इसकी क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसमें क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आवेश कैसा होगा? आवेश हमेशा धनात्मक होगा। आवेश कैसा होगा? यह धनात्मक आवेश होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। हो गया क्लियर? चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम अगर हम लोग को आवेश प्राप्त करना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो चलिए फिर से लिखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें पहले Q का मान दे दिया है, आवेश का मान दे दिया है, वह कितना है? 1 कूलाम है। आवेश कितना है? 1 कूलाम है। और फिर E का मान कितना होता है? E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हम लोग को इसमें ज्ञात करना है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो फिर से वही फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखना है? Q इजकल टू NE। इसमें हम लोग को n ज्ञात करना है। तो अगर E को इधर भेज दें तो n इजकल टू क्या मिलेगा? यहाँ पर हम लोग को मिलेगा Q/E। क्या मिलेगा? Q/E मिलेगा। Q का मान कितना है? 1 है। E का मान कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या करना है? 1 को डिवाइड करना है 1.6 से। क्या करना है? 1 को डिवाइड करना है 1.6 से। 10 से अंश और हर में अगर गुणा कर दिया जाए तो ऊपर वाला हो जाएगा 10 और नीचे वाला होगा 16।
2 से अगर काट दें, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। अब 5 को डिवाइड करना है 8 से, कितनी बार में जाएगा? तो सबसे पहले तो छोटा पड़ जा रहा है 5, इसलिए 0 पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 50। अब यदि 8 से भाग दिया जाए तो 8 छक्के 48 होगा, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद से कितना होगा? 8 दूना 16। अब कितना बचा? 4 बचा, 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा। फिर 8 बचे 40, कट गया। मतलब यहाँ पर आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻, जो -19 है। जब यही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यह +19। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चाहे तो इसको अगर मानक रूप में लिखना है तो एक पॉइंट को उधर करेंगे, तो बदले में क्या करना होगा? 6.25 तो हो गया, लेकिन इसके बदले में इसमें से एक घात कम करना होगा, तो 10 पे पावर कितना होगा? 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है एक कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए। तो किसी भी वस्तु में यदि इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं या इतने इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो एक कूलाम आवेश प्राप्त होगा। यदि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनावेश होगा और डालेंगे तो ऋणावेश होगा। हो गया क्लियर? चलिए आगे आप लोग के लिए होमवर्क है, इतना आप लोग लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यदि नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये तो आवेश के बारे में पूरी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या पढ़ना है हम लोग को? कूलाम का नियम पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग यह देख रहे थे कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये तो जान चुके हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब इसको मापेंगे कैसे? यह कैसे जानेंगे कितना बल कार्य कर रहा है? बल तो कार्य करता है पता है, लेकिन कितना बल कार्य कर रहा है इसको जानने के लिए हम लोग कूलाम का नियम समझेंगे। तो वैसे कॉमन सेंस से अगर हम लोग सोचें तो दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है R। तो इतना तो हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि यदि Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे, यानी आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो उनके बीच बल अधिक लगेगा। यदि आवेशों को बढ़ाया जाए तो उनके बीच बल अधिक कार्य करेगा। जब आवेश घटेंगे तो उनके बीच बल कम कार्य करेगा। मतलब यदि आवेश की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो बल बढ़ेगा, यानी जो बल होता है वह आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर वैसे ही अगर हम लोग आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं, अगर दूरी को बढ़ाया जाए धीरे धीरे करके, तो उनके बीच जो बल होगा वह घटने लगता है। अगर दूरी 2 गुनी कर दिया जाता है तो बल का मान 4 गुना कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने यही बताया था, जो बताया था परिभाषा के रूप में उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कैसे लिखेंगे? कूलाम ने बोला था कि जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है F, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
और दूसरी बात क्या थी कि यही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें क्या हुआ, जो बल है वह दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन्हीं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब दोनों आवेश बढ़ेंगे तो बल बढ़ेगा, लेकिन जब बलों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और बहुत तेजी से घटेगा। यानी यदि हम लोग दूरी 2 गुना कर देते हैं तो जो बल होगा वह 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 9 गुना कम हो जाएगा। अगर इन दोनों नियमों को मिला दें, क्या करना है, दोनों नियमों को अगर हम लोग मिला देते हैं तब क्या होगा, दोनों नियमों को मिलाने पर दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए तब हमारे पास क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान में होगा R स्क्वायर। ठीक है ना, F प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इसी को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो F इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। लेकिन आगे जो अन्य निगमन है, अन्य डेरिवेशन है, यानी अन्य गणनाएं हैं, उनको आसान करने के लिए K का मान लिया जाता है। K का मान क्या लिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसका मात्रक होगा न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। K का मान इतना होता है। जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है वह निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ये क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। हो गया, कोई दिक्कत है? तो आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब K के स्थान पर अगर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लेते हैं तब हम लोग को क्या मिलने वाला है, तब हम लोग को मिलेगा F इक्वल टू क्या मिलेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो जब भी हम लोग को कूलाम के नियम का प्रयोग करना होगा तो सवाल लगाते समय, न्यूमेरिकल लगाते समय इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है? तो ये कूलाम का नियम हो गया। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि 10 कूलाम प्लस 10 कूलाम तथा प्लस 9 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें जो भी है सब दिया हुआ है। फार्मूले में जिसकी भी ज़रूरत है सारे डेटा इसमें दिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग Q1 की बात करें, किसकी बात करनी है, Q1 की। अगर हम लोग Q1 की बात करें तो Q1 का मान कितना है, यहाँ पर 10 कूलाम दिया हुआ है। Q2 का मान कितना है, यह 9 कूलाम आवेश दिया हुआ है। और क्या है, इसके बीच की दूरी भी दे दिया गया है, यानी आवेशों के बीच की जो दूरी है R वह दे दिया गया है 3 मीटर। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कूलाम का जो नियम था उस फार्मूले की हेल्प से सवाल लगाएंगे। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में होता है R स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, सीधे इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इतना होगा। इंटू Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 10 कूलाम। Q1 का मान कितना है, 10 कूलाम है। Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 9 कूलाम। और इनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर R का भी स्क्वायर था। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 से 9 सीधे कट गया,
यहाँ पर जो ये 9 है वह इस 9 से कट गया। अब बचा क्या? बचा है हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ और एक पावर यहाँ से मिल रहा है 10 पे पावर, यहाँ पर एक यहाँ से मिलेगा, तो कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा? 10 पे पावर हो जाएगा 10। इतना न्यूटन बल कार्य करेगा। कोई दिक्कत है? Q1 का मान रख दिए 10 गुलाम, Q2 का मान रख दिए 9 गुलाम, जो दूरी है उसका मान रख दिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है? तो 9 बचा है, 9 को लिख दिए, फिर 10 पे पावर 9 यहाँ पर था, 10 पे पावर 1 यहाँ पर था। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होता है वह ऐड हो जाता है। जोड़ देने पर कितना बचा? 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन। ये हो गया दोनों आवेशों के बीच बल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यह क्वेश्चन हार्ड होगा, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है कि दो आवेश जिनके मान 5 गुलाम तथा 10 गुलाम है, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच -2 गुलाम आवेश 5 गुलाम आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि इस पर लगने वाला बल शून्य हो जाए। चलिए इसको समझते हैं। इसमें दो आवेश हैं, कौन कौन? एक है 5 गुलाम, यहाँ पर है 5 गुलाम, यहाँ पर कितना आवेश है? यहाँ पर है 10 गुलाम आवेश। और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की जो टोटल दूरी है, इनके बीच की वह है 10 मीटर। इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। अब इसमें पूछ रहा है कि 5 गुलाम आवेश से -2 गुलाम आवेश को कितनी दूरी पर रखी जाए कि इस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 5 गुलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर? x दूरी पर रखा जाता है। तो अगर यह दूरी x हो गया, इसको मान लेते हैं A है, यह बिंदु B है और इसको मान लेते हैं बिंदु O है। तो यदि यह दूरी x हो गया तो यह दूरी कितनी होगी? 10 टोटल था, 10 में से x कम हो जाएगा, इतना हो गया। तो अगर O पर -2 गुलाम आवेश को रखा जाए तो 5 गुलाम आवेश से x दूरी पर है और जो 10 गुलाम आवेश है उससे 10 - x दूरी पर है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 गुलाम आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है? 5 गुलाम आवेश द्वारा -2 गुलाम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो यह बल किधर लगेगा? इधर कार्य करेगा, क्योंकि यह प्लस है और यह माइनस है, इसको आकर्षित करेगा। तो यह बल लग रहा है इधर। इसको मान लेते हैं FA है। ये क्या है? FA है, छोटा लिखा हूँ, पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा, लेकिन यह FA है। फिर उसके बाद से जो 10 गुलाम आवेश है वह भी क्या करेगा? इसको आकर्षित ही करेगा। तो इसकी भी दिशा किधर होगी? इधर होगी। तो यह बल मान लेते हैं कि यह FB है। दोनों बल हो गए। बल का मान शून्य कब होगा? जब दोनों बल बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो दोनों बलों को ज्ञात करना होगा। तो अगर हम लोग पहले FA ज्ञात करें, FA क्या ज्ञात करना है हम लोग को? FA यानी जो 5 गुलाम आवेश है उसके द्वारा जो बल कार्य कर रहा है वह ज्ञात करना है। 5 गुलाम आवेश द्वारा -2 गुलाम आवेश पर लगने वाला बल, इसको मान लेते हैं FA है। और FA = होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना है? पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, Q1 Q2/r²। अब इसमें मान रखा जाए। इसका मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे जब हम लोग बराबर करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो दोनों साइड से इतना तो कट जाएगा, तो इसका मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रख दिया जाए, इंटू Q1 का मान कितना है? इन दोनों आवेशों के बीच जो बल है वह ज्ञात करना है। तो Q1 का मान 5 होगा और Q2 का मान होगा -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा -2 बट्टा दूरी कितनी है? दूरी हम लोग माने हैं x²। दूरी कितनी है? x माने थे, तो यहाँ पर दूरी x² हो जाएगी। दोनों को गुणा कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? +5 है और -2 का जब गुणा करेंगे तो -10 होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पर होगा 10/x²। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 10 कूलाम आवेश द्वारा -2 कूलाम आवेश पर बल ज्ञात करेंगे। ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं FB है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10 कूलाम आवेश द्वारा -2 कूलाम आवेश पर बल, ये कितना आएगा, ये मिलेगा FB, इसको मान लेते हैं FB है, और FB इक्वल टू होगा 1/4πε0। पहला आवेश है 10, दूसरा आवेश है -2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 10 - x। तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, गुणा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो FB इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा -20/10 - x का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग को बल शून्य प्राप्त करना है, तो दोनों का जो नेट प्रभाव है, यानी जो नेट बल है, उसका मान होना चाहिए 0, यानी FA - FB इक्वल टू होना चाहिए 0। दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए घटा रहे हैं। अब यदि FB को उधर भेज दिया जाए तो FA इक्वल टू हो जाता है FB। FA इक्वल टू क्या होगा, FB होगा। FA का मान अगर रखा जाए, FA का मान कितना मिला था, ये मिला था -1/4πε0 10/x²। इधर FB का मान कितना मिला था, -1/4πε0 20/10 - x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जो -1/4πε0 है, उससे -1/4πε0 कट गया, ये कट गया है, बचा क्या, इधर 10 है, उधर 20 है। अगर 10 से भी काटा जाए 20 को, तो इधर क्या बचेगा, 10 दूना 20। तो लास्ट में बचा क्या है, इधर बचा है 1/x²। उधर क्या बचा है, इधर बचा है 2/10 - x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका गुणा अगर 1 में किया जाए, 1 में अगर किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, 10 - x का होल स्क्वायर। फिर x² का गुणा अगर 2 में कर दिया जाए तो इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हम लोग को 2x²। क्या मिलेगा, 2x² होगा। फिर दोनों पक्षों का यदि हम लोग वर्गमूल कर देते हैं, दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल किया जाए तो हम लोग को मिलने वाला है 10 - x, और इधर क्या होगा, ±2 तो नहीं होगा, वर्गमूल किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, और इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा यह x हो गया। अब यदि प्लस चिन्ह लिया जाए, इधर वाला अगर प्लस चिन्ह लिया जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 - x इक्वल टू, यहाँ पर होगा √2x। अब क्या करना है, इसको अगर हम लोग उधर भेज दें, इसको अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा प्लस, क्या होगा, प्लस होगा। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, चलिए अगर प्लस हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो इसको इधर भेजने पर क्या मिलेगा, 10 इक्वल टू होगा प्लस √2x, और ये हो जाएगा प्लस x। दोनों में से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा √2 प्लस 1 इक्वल टू 10 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, या सीधे हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू लिख सकते हैं 10/√2 प्लस 1। अब अगर इसका हम लोग परमीकरण कर दें, वैसे तो यहाँ पर भी आंसर सही होगा, लेकिन अगर इसका हम लोग परमीकरण कर दें तब क्या मिलने वाला है, तो x इक्वल टू 10/√2 प्लस 1। इसका परमीकरण करने के लिए क्या करना होगा, इसी के निगेटिव से, इसके कंजुगेट से क्या करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो
2 माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है आगे, इधर हो जाएगा x इक्वल टू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और अपा नीचे क्या होगा, इसमें फार्मूला बन रहा है, पहले ब्रैकेट में है a प्लस बी, दूसरे में है a माइनस बी। अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ऊपर x इक्वल टू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और अपान नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो x इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.41 और भी आगे कुछ डिजिट होते हैं उसको नहीं लिखेंगे, माइनस 1 हो गया और नीचे है 1, नीचे क्या है 1 है तो अपान के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, उसको छोड़ सकते हैं। तो x इक्वल टू मिलेगा 10 इंटू 1.41 नहीं होगा क्योंकि हम लोग 1 घटाएंगे, 1.41 में से यदि हम लोग 1 को घटा दें तो क्या बचेगा, इसके बाद हम लोग के पास बचेगा 0.41, कितना होगा 0.41 होगा, या x इक्वल टू होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4.1 इतना मीटर होगा। मतलब जो माइनस 2 कूलाम आवेश है उसको 5 कूलाम आवेश से 4.1 मीटर के लगभग रखना पड़ेगा, तब दोनों बल संतुलित होंगे, दोनों बल का जो प्रभाव होगा वह शून्य होगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग निगेटिव छीन लेते हैं, माइनस छीन लेते हैं तो x की वैल्यू निगेटिव आएगी और जब निगेटिव आएगी तो यह तो a और b से बाहर हो जाएगा तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को देखना था कि इनके बीच में किस जगह पर रखा जाए कि जो टोटल बल है, जो नेट बल है वह शून्य हो जाए। चलिए यहाँ तो हो गया, तक हो गया, कोई दिक्कत है? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।